देखें तो डिक्शनरी डेफिनेशन में है कि जब आपको कोई बीमारी नहीं, इलनेस नहीं, इंजरी नहीं, ये स्वास्थ्य है। लेकिन अगर आप WHO की डेफिनेशन लेते हैं जो कि 1948 से चल रही है, तो इसमें कहते हैं ये पूरी तरह से स्वास्थ्य मतलब पूरा जो अपना मेंटल, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वेलबींग, इसको कहेंगे। सिर्फ बीमारी नहीं है, इसको नहीं। फिर अगर हम और देखें तो आयुर्वेद में क्या कहते हैं, इसमें भी बात की गई है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग, जिसको कि कहा गया है साइकोसोमैटिक इक्विलिब्रियम। साइको यानी माइंड, साइकी माइंड से रिलेटेड, मन से, सोमा यानी शरीर। तो दोनों के बारे में, दोनों का ध्यान देना है, दोनों पर ध्यान रखना है। और उस सब के साथ होते हुए शरीर में तो स्वास्थ्य रहेगा ही। तो हमारा क्या मानना है ह्यूमन बीइंग के बारे में, पूरी एग्जिस्टेंस के बारे में, हमारा यहाँ क्या रोल, क्या है, हमारी भागीदारी क्या है, इन क्वेश्चंस पे हम लोग काफी इस पर विचार कर चुके हैं। ये हमारे पास सूचना के तौर पर बहुत तरीकों से आ चुका है UHV के तहत। बट अल्टीमेटली ये सब क्वेश्चंस का आंसर जरूरी है, तभी हम स्वास्थ्य को पूरी तरह समझ सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये सब क्वेश्चंस के आंसर भी ढूंढना ही है, और वो उस काम पर हम लगे हैं। आगे चलते हैं। अभी हम देखें तो जो हमने बात कही कि ये रियलिटी में क्या है, चीजें कैसे चल रही हैं और इनसे शरीर के स्वास्थ्य का क्या लेना देना है, वो सब समझने के लिए ये जो यूनिवर्सल हेल्थ प्रिंसिपल्स हैं, इनकी थोड़ी सी बात होगी। इस पर मैं ज्यादा समय नहीं देना चाहती। जस्ट कि ये जैसे कि हम यूनिवर्सल वैल्यूज की बात करते हैं, हाउ वो सबके लिए लागू होता है, एक रैशनल तरीके से वेरीफाई किया जा सकता है, उन सब से हार्मनी होती है। तो यही बात यूनिवर्सल हेल्थ प्रिंसिपल्स की भी है। इसमें भी हम लोग एक तो कि देखेंगे कि ये सबके लिए लागू होता है अक्रॉस द बोर्ड, चाहे आप इधर हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, एल्डरली, यंग, सबके लिए लागू होता है। इसको रैशनलाइज करके देखा जा सकता है, लॉजिकल रीजनिंग के साथ वेरीफाई करके देख सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं, और इससे हार्मनी मेंटेन रह पाएगी अपने अंदर और शरीर में और बाहर अपने वातावरण में। तो ये एक तरीके से प्रपोजल्स हैं, आपके लिए प्रस्ताव है, जिसको आपने खुद जांचना है, आपने खुद जीकर देखना है, और फिर आपको ठीक लगे तो उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ हैं, इनको जो जैसी सृष्टि है उसी फाउंडेशन पर ढाला गया है। तो हमें कुछ करना है, क्यों करना है? बड़े बोलते हैं, बचपन से हम सुनते आए हैं, सुबह जल्दी उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए? तो ये सब बातें अगर हम ना उसकी गहराई में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्यों जरूरी है, उससे क्या फायदा होगा, उससे क्या होगा, शरीर में क्या असर होगा, अगर हम देर से उठेंगे तो क्या होगा। फिर तो क्यों करना है ये हमको यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ से मालूम पड़ेगा। उसके बेसिस पे कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि ऐसा करना ठीक है। तो क्या करना है वो हमें रिकमेंडेशंस से मालूम पड़ेगा, और धीरे मतलब उसको कैसे करना है, अपने लाइफ में कैसे लाना है, वो ये जो प्रैक्टिसेस होंगी जिनसे हम कर सकते हैं, उनको फॉलो करने से मतलब वो करने से हम ये रिकमेंडेशंस को फॉलो कर पाएंगे। तो जो हेल्थ बुक की जो बात हो रही थी उसमें ये सब डिटेल में दिए गए हैं। जैसा मैंने कहा बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो मैं धीरे धीरे 1, 2, 3 एग्जाम्पल्स लेके इस बात को आगे रखूंगी, और बाकी डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो आप बुक में देख सकते हैं कि हमें
कोई भी चीज जो हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या करना है और कैसे करना है, वो सब आपको मिल जाएगा उसमें। और फिर उस तरीके से हम उसको जीने में ला सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एक सिंपल सा हेल्थ प्रिंसिपल जो कि हम बहुत सूचना के तौर पे हम सुनते आए हैं यूएचबी की वर्कशॉप्स में भी, कि मानव सेल्फ और बॉडी का एक कोएग्जिस्टेंस है। मैं और शरीर, इनका एक सह अस्तित्व है। अब इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि जब हम स्वास्थ्य की बात करें तो हम सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य की बात ना करें, हम सेल्फ के भी स्वास्थ्य की बात करें। तो जब हम हेल्थ इन द ह्यूमन बीइंग बोलेंगे तो हमें दोनों का कंसिडर करना पड़ेगा, हेल्थ सेल्फ का भी, हेल्थ बॉडी का भी। नेक्स्ट स्लाइड। फिर एक और प्रिंसिपल है कि सेल्फ ही केंद्र में है, शरीर तो मात्र एक टूल या इंस्ट्रूमेंट के जैसे है सेल्फ का। अब ऑलरेडी हमने कह दिया कि ह्यूमन बीइंग में जब हेल्थ की बात करें तो हेल्थ सेल्फ में भी बॉडी में भी देखना है। अब हमने कहा सेल्फ ही सेंट्रल है, सेल्फ ही केंद्र में है, तो सेल्फ का ही रोल है मेनली हेल्थ में, ह्यूमन बीइंग के हेल्थ में। तो अब इससे हमारी प्रायोरिटी क्लियर हो जाती है कि हेल्थ इन द सेल्फ इज नंबर 1, उसके बेसिस पे उसको आधार रखते हुए हेल्थ इन द बॉडी। तो अगर हमारे मन ही स्वस्थ नहीं होगा तो शरीर को स्वस्थ रखने में प्रॉब्लम आएगी ही, ये बात उससे ध्यान में आती है। नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह ये भी एक हेल्थ प्रिंसिपल है कि शरीर और सेल्फ का कोएग्जिस्टेंस होते हुए ये जो मानव है ये पूरी नेचर में भी एम्बेडेड है। वो सारी जो मटेरियल यूनिट्स हैं, कॉन्शियसनेस यूनिट्स हैं, सबके साथ इंटरैक्ट करता है, सबके साथ एक रिलेटेडनेस है ही। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बीइंग इन सब में भी भागीदारी है, संबंध भी है। तो हर एक ह्यूमन बीइंग किसी परिवार का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है, पूरे नेचर का एक हिस्सा है। तो जब हम स्वास्थ्य की बात करेंगे कंप्लीटनेस में, समग्रता में, तो फिर हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। तो फिर क्या पिक्चर बनेगा? नेक्स्ट स्लाइड। तो ये होगा कि हमें दिखेगा कि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं समग्रता में, तो हमें इन तीनों चीजों पर ध्यान देना होगा। हेल्थी सेल्फ, अपने में स्वस्थ, हेल्थी बॉडी, शरीर में शरीर स्वस्थ, और हेल्थी एनवायरनमेंट, वातावरण स्वस्थ। ये 3 बिंदुओं पर थोड़ी थोड़ी बात रखेंगे। ज्यादा समय हम 2 पर, हेल्दी बॉडी पे लगाएंगे, क्योंकि हेल्दी सेल्फ पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन थोड़ी सी बात उस पे रखेंगे। हेल्दी एनवायरनमेंट पे ज्यादा समय नहीं होगा, तो हम उसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी बात करते हैं थोड़ी सी हेल्दी सेल्फ के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। यशपाल जी का हैंड रेज है। मैं ऐसा करती हूँ कि अगर हम अभी क्वेश्चंस ना लें, थोड़ी सी आगे बात चल जाए, फिर देखेंगे समय के साथ, समय को देखते हुए फिर बीच में प्रश्न लेंगे। तो अगर हम देखें अपने अंदर, अब ये स्लाइड थोड़ी सी फर्क लगेगी आपको, मे बी डायग्राम्स थोड़ा सा अलग दिखेंगे, बट अगर हम इस पे फोकस करें, ये जो येलो पार्ट है, येलो ब्लॉक, ये सेल्फ को दर्शा रहा है। तो अपने अंदर, ये काम हम सुबह मॉर्निंग सेशन में भी कर रहे हैं, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि अपने अंदर कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं। अपनी कल्पनाशीलता चल रही है, इच्छा विचार आशा चल ही रहा है, इमेजिनेशन। इसके अलावा अपने अंदर एक सहज स्वीकृति भी है, नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो जब जब हमारी कल्पनाशीलता नेचुरल एक्सेप्टेंस के, सहज स्वीकृति के लाइन में चलती है, तब तब हमारे अंदर लय, हमारे अंदर एक हार्मनी बनी रहती है और हम सुखी अपने आप को पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे में विश्वास के भाव की एक स्वीकृति है।
लेकिन हर समय हर क्षण हमारा भाव विश्वास वाला नहीं होता। कभी कभी हमारी कल्पनाशीलता में विश्वास का भाव चल रहा होता है, कभी कभी अविश्वास का। तो जब जब हमारी कल्पनाशीलता में विश्वास का भाव चलेगा, तब तब हमारे अंदर ये लय होगा, हम सुखी अपने आप को पाएंगे। जब जब हमारे अंदर अविश्वास होगा, हम अपने आप को दुखी पाएंगे। और ये सब अपने अंदर जो चल रहा है, इसका हमारे ऊपर सुख दुख का प्रभाव मतलब वो तो दिख ही रहा है, उसके साथ साथ उसका शरीर पर भी कुछ असर पड़ता है। और उससे शरीर पे क्या असर पड़ता है उसकी भी हम आगे थोड़ी बात करेंगे। तो इसको खोल सकते हैं पूरा स्लाइड जी। तो इसको हम कहेंगे एक हेल्दी सेल, जिसमें कि हम एक ऐसी स्टेट में है अंदर जिसमें कि लय है, जिसमें हार्मनी है, जिसमें हम अपने आप में सुखी अपने आप को पाते हैं। और ये पूरा समय हर क्षण तभी पॉसिबल होगा जब हम पूरी ये सृष्टि, पूरा सब कुछ जैसा है उसको वैसा समझ पाए। तो उसी के लिए प्रयास है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह हम देखें कि हमारी सेहत स्वीकृति क्या है कि हम वैसा खाना खाएं जो कि शरीर के लिए पोषक हो। लेकिन हमारी कल्पनाशीलता में क्या ऐसा ही चलता है हमेशा, या कभी कभी कुछ और चलता है? तो हम पाएंगे कि कभी कभी हम वैसा खाना खाते हैं जो कि पोषक हो, कभी कभी हम और टाइप का भी खाना खाते हैं जो टेस्टी तो है बट शायद पोषक ना हो। इसको भी खोल सकते हैं पूरी स्लाइड को। तो जब जब हम वैसा खाना खाते हैं जो पोषक होता है, तो हमारी कल्पनाशीलता है ना नेचुरल एक्सेप्टेंस के लाइन में होती है, इसीलिए हम वैसा खाना खाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम टेस्ट के लिए ही कुछ खाते हैं कि भाई हमें तो ये टेस्टी लग रहा है तो हमें यही खाना है। अब इस समय पे हमारी कल्पनाशीलता सेहत स्वीकृति की लाइन में नहीं है। तो अपने अंदर ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये जो अपने अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है, इसी को हम एक नाम देते हैं स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस जो है ये बाहर कहीं नहीं है, ये हमारे अंदर है, हमारे विचारों में, हमारी मान्यताओं में, है ना, हमारे अंदर जो चल रहा है, हमारा भाव बिगड़ते रहता है। तो उससे, इन सब से भी शरीर पर कुछ तो असर पड़ता ही है। तो ये जो अपने अंदर जब मन स्वस्थ नहीं तो शरीर भी स्वस्थ नहीं, तो ऐसा चलता है। तो अपने अंदर जब हम स्वस्थ अपने आप को पाएंगे तो फिर कैसा होगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट स्लाइड जी। तो जब हम अपने आप को स्वस्थ पाते हैं अंदर से, मतलब हमारे अंदर सही समझ है, सही भाव है, और ये भाव हर क्षण रहेगा। तो हमारे अंदर एक ये जो सही भाव है शरीर के प्रति भी रहेगा, फीलिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेशन जिसको बोलते हैं। उसके तहत हम एक जिम्मेदारी का भाव रखेंगे शरीर के प्रति, क्योंकि हमें ये समझ में आएगा कि मैं ही हूँ केंद्र में, मुझे ही जिम्मेदारी लेनी है शरीर की। शरीर में तो जो कुछ है जैसा है उसको मैं समझ लूं कैसा चल रहा है, फिर उसके तहत उसको हम कैसे ऐसा बने रहने दे सकते हैं, उसको उसमें जो लय है उसको बने रहने दे सकते हैं, उसमें इंटरफियर ना करें, वो हमें दिखाई देगा। तो ये जो जिम्मेदारी है शरीर के प्रति, उसका पोषण, संरक्षण और उसका सही यूज करना, वो हमें ध्यान में रहे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जी। इसको आगे बढ़ जाते हैं। ये
ऑलरेडी ये बातें थोड़ी बहुत हो गई। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हाँ, तो अभी देखते हैं कि इन सब से हेल्थ का कैसा, मतलब वो अगर हमें ये बात समझ में ना आई हो तो कैसे हम गलतियां कर लेते हैं और कैसे हेल्थ के प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। अभी अगर हम देखें, ये कुछ बीमारियां हैं जो आजकल बहुत प्रेवलेंट हैं। ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज या शुगर की बीमारी जिसको कहते हैं, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये अब बहुत आम हो गई। मैनिक डिप्रेशन, जो मन में ना कुछ चल रहा है। अब इन सब का हमारा अप्रोच कैसा है, हम इसको कैसा देखते हैं। तो आजकल तो कभी कभी ऐसी भी बातें होती हैं कि मोटापा तो वही होगा ही, ये तो बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उससे रिलेटेड होता है, ये तो जेनेटिक होता है, पेरेंट्स वैसे रहे हो तो बच्चे तो होंगे ही। अब हम ऐसा जब सोचने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें एक हेल्पलेसनेस सी लगती है। तो क्या हम ऐसा ढूंढ रहे हैं कि कुछ हो जाए जिससे कि भाई मोटापा चले जाए। आजकल बहुत से एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, वेट लॉस के बेल्ट लगा लो, बेल्ट लगाओगे तो पेट हिलता रहेगा और वो ना मोटापा कम हो जाएगा। इसी तरह मसाज करने का, या आजकल तो सर्जरी की भी बात होती है। लेकिन अगर हम देखें ये सब चीजें चल नहीं पाती हैं, थोड़ा देर ऐसा कुछ राहत मिलती है लेकिन फिर मोटापा बढ़ जाता है। इसी तरह शुगर की बीमारी, ऐसा भी ना बातें होती हैं कि हेरिडिटरी है, जेनेटिक है, पैनक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करना चाहिए। तो फिर ऐसी बात होती है कि भाई आप रेगुलर टेस्ट कराते रहो, मेडिसिन लेते रहो, टैबलेट्स लेते रहो, चाहिए तो इंसुलिन इंजेक्शन ले लो, लेकिन फिर भी कुछ बात नहीं बनती इससे। क्योंकि जैसे जैसे देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि टैबलेट्स तो बढ़ती जाती हैं, डोजेस बढ़ती जाती हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं दिखता, लाइफ लॉन्ग ही बना रहता है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर, इसमें भी यही बात होती है। और अगर आप देखें कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली हाइपरटेंशन, अगर आप ढूंढने जाएंगे कि क्यों होता है, अगर आप एलोपैथिक कोई भी किताब उठा के पढ़ेंगे क्यों होता है, सबसे कॉमन जो बोला जाता है वो है इसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसमें कि कहा जाता है कि हमें मालूम नहीं क्यों होता है। तो फिर हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, अगर हमें पता नहीं किससे हो रहा है, तो फिर हम फ्रीक्वेंट टेस्टिंग करके, सॉल्ट कम करके, वॉक करके, मेडिसिन के द्वारा कम कर पाएंगे क्या, ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है। इसमें भी पाया गया है कि मेडिसिन बढ़ते जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कम नहीं होता या इतना अच्छे से वो कंट्रोल में नहीं आता। इसी तरह मैनिक डिप्रेशन के लिए भी कहा जाता है, भाई जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में वो फायर ऐसे कर रहे हैं तो ऐसा रिस्पॉन्स हो रहा है, बट वो बात पूरी पड़ती नहीं है। इसलिए हम मेडिसिन शरीर को दे रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम से कहीं और है, प्रॉब्लम सेल्फ में है। अब हम देखें कि अगर हमें ये हेल्पलेसनेस का अप्रोच आता है तो हम जिम्मेदारी नहीं ले पाते। अब हम ये देख पाए कि भाई प्रॉब्लम तो सेल्फ में है, लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, ये हमारा जो दिनचर्या है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ जो हम खान पान कर रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम है। तो फिर हमें ये दिखता है कि हाँ भाई इसको तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन ठीक क्या है वो भी नहीं समझ में आता। क्योंकि आए दिन पेपर में एक कोई खबर निकलती है कि भाई ये वाली चीज अच्छी है, ओट्स अच्छे हैं हेल्थ के लिए, ओट्स खाओ। नेक्स्ट डे निकलेगा कि कुछ और ना। कॉफी की कितनी बार बातें हुई हैं, कॉफी अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, फिर कभी आता है कॉफी खराब है। तो वो पूरा कंफ्यूजन बना रहता है। चाय के लिए भी ऐसा ही। तो क्या करना चाहिए, कैसा स्वस्थ लाइफस्टाइल हो, क्या इनटेक हो हमारा, हम क्या अंदर लें ताकि स्वस्थ रह सकें, ये जब हम जान पाते हैं और इसको ठीक कर पाते हैं तो वो जो डिजीज है वो चले ही जाती है, अपने आप ही चले जाती है। कोई उसको टेस्टिंग करना वो सब जरूरी नहीं पड़ता। तो अपने अंदर स्वास्थ्य, ये सबसे पहला एफर्ट है, इसके ऊपर हम काम कर ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आया हेल्थ ऑफ द बॉडी, शरीर का, शरीर में स्वस्थता।
यशपाल जी, अगर आपका कुछ इमीडिएट क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो, शर्मिला दीदी नमस्ते, सभी को नमस्ते। क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा सा ये पॉइंट है कि जैसे सेल्फ और बॉडी में जैसे उस जो स्लाइड थी, उस स्लाइड में लिखा था वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, और ईटिंग के साथ अगर हम स्लीपिंग वर्ड भी लिख दें, वो भी बॉडी के लिए शायद वो जरूरी है। तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट था जो मेरे को कुछ बॉडी से रिलेटेड कुछ जानकारी है, मैं शेयर कर सकती हूँ दीदी? हेलो दीदी, हम बॉडी की थोड़ी सी बात कर लें, फिर आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जी, तो उसमें ये स्लीपिंग वर्ड साथ में लिखना शायद मेरे को ऐसा लग रहा है जरूरी होगा। हाँ, अभी हम थोड़ी सी बॉडी की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं उस पर जो आप कह रहे हैं। जी दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम शरीर को देखें तो शरीर ऑलरेडी अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट है, एक ऑर्डरली सिस्टम है। उसके अंदर बहुत से माइक्रोब्स हैं। जितने हमारे जो ह्यूमन सेल्स हैं, जो बोलते हैं ना बॉडी में इतने सेल्स हैं, उससे कहीं ज्यादा बहुत से माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और देखा जाए तो ये सब आपस में एक तालमेल में काम कर रहे हैं। ये सब मिलके जो सेल्स हैं टिश्यूज बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। फिर ये जो शरीर है, ये जो पूरा वातावरण है, उसके साथ में भी तालमेल रख के चल रहा है। वो कैसे चल रहा है, जैसे जैसे हम समझेंगे हमको ये भी समझ में आएगा कि हमारा क्या रोल है ना। अभी आगे थोड़ी सी बात करेंगे जब हम ना क्या ये जो एक्टिविटीज हैं, हमारा क्या रोल है इसमें, वो थोड़ी सी बात होगी तो वो थोड़ा क्लियर होगा इस बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे आए। तो बॉडी तो ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, तो फिर मेरा क्या रोल है, सेल्फ का क्या रोल है? मुझे वो जिम्मेदारी लेनी है बॉडी के लिए। क्या जिम्मेदारी? कि जो बॉडी में हेल्थ है उसको मैं कैसे मेंटेन करूं। अब आप देखें, जब बच्चा पैदा होता है 99% बच्चे स्वस्थ ही पैदा होते हैं, लेकिन आगे जाके हम ही लोग ना बिना समझे उस शरीर पर बहुत से एक तरह से इंसल्ट या क्या बोलना चाहिए, उस पर हम बहुत जोर डालते हैं और उस पर बिना समझ के हम बहुत सी चीजें नासमझी में करते हैं उसके साथ, जो इसके वजह से बॉडी का जो इनहेरेंट जो स्वस्थता थी वो खराब होती जाती है। तो हमें क्या करना है स्वस्थ रहने के लिए? तो कुछ चीजों पर ध्यान जाए। एक तो हमारा इंटेक, हम क्या अंदर लेते हैं, हमारा डेली रूटीन, हमारा दिनचर्या कैसा है, क्या हम बाहर नेचर के साथ कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं, कुछ लेबर है क्या, कुछ एफर्ट कर रहे हैं, जमीन के साथ कुछ काम कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या हम शरीर का मूवमेंट किसी तरीके से भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कुछ हो रही है क्या। और एक पॉइंट है जो कि हम हमारे बैकग्राउंड से, ट्रेडिशन से हमें बहुत सारा इसका मतलब वो मिला है। एक तरह से एक हम लकी हैं कि हम ना ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर इतना सब ऑलरेडी किया गया है स्वास्थ्य के ऊपर काम। हम उस पर ना उस पूरे खजाने में देखें तो बहुत कुछ है। तो उसी के तहत ये पोस्चर्स जो कि जैसे योगा है, जैसे कि प्राणायाम है, ब्रीदिंग का रेगुलेशन, उन सब से मतलब अपने स्वस्थता में भी फर्क दिखेगा और शरीर में तो दिखेगा ही। अगर इन सब से हम नहीं कुछ कर पाए तो फिर आगे देखेंगे मेडिसिन ट्रीटमेंट की बातें। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ ये इनटेक और डेली रूटीन, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे, बाकी चीजें और कभी। नेक्स्ट स्लाइड।
तो जब हम बात करते हैं इनटेक, हम अंदर क्या ले रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे हमारा पूरा जो भी इंटरेक्शन है बाहर के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो बॉडी के सेंस ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू हो रहा है ना। हमारी आंखों के थ्रू हम देखते हैं, कानों के थ्रू सुनते हैं, नाक से सांस लेते हैं ना, ये हाथों से टच करते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो भी कुछ बाहर चल रहा है उसको हम वो उसकी सूचना हमें कैसे मिलती है, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। तो इनटेक जब हम बोलते हैं हम अंदर क्या ले रहे हैं, हम सोचते हैं खाना, खाना तो है ही, साथ में पानी, साथ में हवा, साथ में धूप, सनलाइट, है ना। और उसके अलावा जो भी कुछ बाहर चल रहा है उसके रिस्पॉन्स में या रिएक्शन में अपने अंदर भी कुछ चल रहा होता है ना। तो बाहर कुछ चेंज हुआ, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो अभी तो ऐसा ही है, जब तक हम पूरी तरह चीजों को समझ नहीं पाएंगे, पूरी तरह ये नहीं देख पाएंगे कि ये बाहर के प्रभाव हैं, हम अपने अंदर में कैसे स्थिर बने रहें, कैसे सुखी रहें, तब तक तो ये चलता ही रहेगा। तो अगर हम देखें कि हमें अंदर क्या लेना है, अब ये जो हवा है, धूप है, ये सब तो कुछ हद तक जा ही रहा है ना। पानी, खाना, तो अभी थोड़ी सी खाने की बात करेंगे और फिर दिनचर्या पे जाएंगे। बट बहुत सा है मटेरियल, आप बुक को रेफर करेंगे तो आपको पूरे डिटेल्स उसके मिल जाएंगे। तो खाने को देखें तो खाना कैसा होना चाहिए भाई, न्यूट्रिशियस तो होना ही चाहिए, शरीर के लिए पोषक होना चाहिए, डाइजेस्टेबल भी होना चाहिए, हम डाइजेस्ट कर पाए उतना ही खाएं। अगर हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो हजम नहीं होता। टेस्टी तो होता, मतलब हम उस पर तो ध्यान जाता ही है हमारा। एक और चीज जो हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं वो ये है कि जो भी हम खा रहे हैं, अब बॉडी में डेफिनेट रिकग्निशन एंड फुलफिलमेंट है। जितना भी कुछ हम ले रहे हैं, बॉडी को जितने की भी नीड होती है उतना वो रख लेता है, और जिसकी भी नीड नहीं होती है वो उसको अलग कर देता है। और ये जो अलग होता है, जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है, वो फिर बॉडी से बाहर जाता है, मोशन के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में, सांस के थ्रू एंड सो ऑन। तो हम ऐसा खाना खाएं जिससे कि जो अनवांटेड मटेरियल है, जो वेस्ट है, वो बाहर आ जाए इजीली, ज्यादा देर अंदर ठहरे नहीं, क्योंकि अंदर ठहरेगा तो शरीर के लिए तो हानिकारक होगा ही। तो कैसा खाना खाएं जो वेस्ट, जिसमें कि बाहर आ जाए, उसको हम कहेंगे फाइबर रिच फूड। फाइबर यानी जैसा कि फल सब्जी इसमें पाया जाता है, जिसमें खूब रेशा टाइप होता है, जिससे कि जो भी वेस्ट है वो धीरे धीरे अपनी आंतों से नीचे जाता है और बाहर आ सकता है। और भाई, क्योंकि अगर देखें तो ये भी एक प्रपोजल है कि पूरा सब जो ये सृष्टि में दिख रहा है, ये अल्टीमेटली 5 तत्वों से बना है। ये भी एक प्रपोजल है, ये अपने ट्रेडिशन में कहा भी जाता है कि अब ये जो 5 तत्व हैं, इसमें जैसे हवा, पानी ना, आग बोलते हैं, तो आग का रिप्रेजेंटेटिव है धूप, सनलाइट, है ना। अर्थ यानी ये जो मड, या जो एक तरह से एक मोर जो ग्रॉस काइंड ऑफ एक तत्व है वो, एंड अल्टीमेटली स्पेस, जो कि ऑलरेडी उसकी बात यूएचपी में भी हो चुकी है, मैं ज्यादा नहीं उस पर बात करूंगी, जो ऑलरेडी व्यापक है, सब जगह है, वो भी एक ना, ये सब मिलके जो भी बना है इस सृष्टि में। तो शरीर में भी ऐसा दिखेगा कि ये सब चीजें हैं ही, और हमें जब तक शरीर इन सब चीजों से कांटेक्ट में रहेगा तब तक शरीर में स्वस्थता की तरफ वो हेल्प करेगा। तो जैसे फ्रेश एयर है, सनलाइट है ना, धूप है, ये सब चीजों का एक्सपोजर शरीर का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगे।
इसको भी हम थोड़ी आगे जब हम दिनचर्या की बात करेंगे उसको और डिटेल में बात करेंगे। तो खाना नरिशिंग होना चाहिए, पोषक होना चाहिए बॉडी के लिए। कितना खाना है जो कि हजम हो पाए, उसके लिए हम देखेंगे, ऐसा कहते हैं कि पेट जितना बड़ा है ना उसमें 1/3 खाना आ जाए, कुछ और फिर कुछ हवा के लिए जगह हो ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो पाए। अगर आप जैसे मिक्सी में खाना डालते हैं, अब अगर हमने पूरा ऊपर तक भर दिया, सपोजिंग आप नारियल पीस रहे हैं, सूख गया है, आपने पूरा सूखा नारियल उसमें भर दिया, तो मशीन चलाएंगे, मिक्सी चलाएंगे तो चलेगी क्या? हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं चैट में। मिक्सी चलेगी क्या? यस नो? अगर हमने नारियल, सूखा नारियल पूरा ऊपर तक भर दिया, नहीं चलेगी। अगर हमने थोड़ा जगह छोड़ दी, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, फिर बंद किया, ऊपर तक नहीं भरा, थोड़ा पानी डाल दिया और फिर बंद करके चलाया, अब चलेगी कि नहीं? अब चलेगी। तो ऐसा ही अपने अंदर भी है। जब हम कुछ बहुत सूखा खा लेते हैं, पानी नहीं पीते, मतलब इतना भर जाता है पेट बिल्कुल ऊपर तक, कभी कभी लगता है ना गले तक खा लिया, पानी की जगह नहीं है, हवा की जगह नहीं है, अब क्या होगा? वो पूरा जो मिक्सिंग होना है डाइजेशन के लिए वो नहीं होगा। तो हम उतना ही खाएं जितना शरीर की रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान रखते हुए कि थोड़ा लिक्विड के लिए भी जगह छोड़ें, थोड़ा हवा के लिए भी जगह छोड़ें ताकि मिक्सिंग हो पाए। सिमिलरली हमारा जो एज के हिसाब से, फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से हम कितना खाते हैं वो हम उस पर हमारा ध्यान जाए। एज बढ़ गई लेकिन वैसा ही खा रहे हैं जितना टीनेज में खा रहे थे, तो हजम नहीं होगा। पहले बहुत एक्टिव थे, बहुत खेलते कूदते थे, अब घर पे बैठते हैं या डेस्क पे बैठ के काम करते हैं, एक्टिविटी कम हो गई, खाना उतना ही खा रहे हैं, मोटापा बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम आएगा। तो वो सब ध्यान देते हुए हमें देखना है। वेस्ट जो एक्सक्रीटेबल होता है उसके लिए हम फाइबर रिच फूड्स खाएं। तो देखेंगे कि जितने भी ये जो रॉ फूड्स है ना, सैलेड्स हैं, फल हैं, ये सब बहुत फाइबर रिच हैं, तो हम उनको लें। तो थोड़ी सी बात करेंगे हम कुछ फूड्स की। एक ध्यान में रखेंगे कि जब हम उसका फॉर्म चेंज करते हैं तो उसका गुण भी चेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। जैसे कि आप देखें अनाज जो है, अब अनाज को हम कितने सारे फॉर्म्स में खाते होंगे। गेहूं को ही देखें, है ना। एक तो होता है कि हम किसी भी अनाज को या किसी भी दाल को हम उसको अंकुरित करके खाते हैं, है ना। वो शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। अब इसमें क्या हुआ, जो दाल या जो ग्रेन था, जो अनाज था, उसको हमने फिजिकल ऑर्डर में लिया, उसको पानी में भिगा के उसको अंकुरित किया। अब वो फिजिकल ऑर्डर से बायो ऑर्डर हो गया। अब देखें तो शरीर भी बायो ऑर्डर का ही एक फॉर्म है, जो कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ये हमने यूएचवी में भी पढ़ा है, आप इस पर और गौर कर सकते हैं, यानी प्रपोजल की तरह दे सकते हैं, एक प्रस्ताव की तरह। तो जब हमने किसी चीज को अंकुरित किया, अब ये शरीर के लिए और उसके लाइन में आ गया, उससे सिमिलर हो गया, तो अब उसका अलग ही फायदा होगा ना, और बेनिफिशियल होगा शरीर के लिए, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। इसी तरह व्हीट ग्रास, है ना, हमने गेहूं को सॉइल में डाल दिया और उसका घास उग गया, उसको खा लिया, उसके भी बहुत फायदे होते हैं। लेकिन सपोजिंग हमने गेहूं ऐसे ही ले लिया और उसको हम ऐसा साबुत तो नहीं खा पाते हैं, तो हमने उसको मोटा पीस लिया, दलिया बना दिया, ठीक है, वो भी एक तरीका है। उसमें थोड़ा जो स्प्राउटेड जो ग्रेन था उससे कम पोषक होगा वो। उसको हमने और पीस लिया, फाइन कर लिया, आटा बन गया, छान दिया उसको,
उसका जो बोकर या क्या बोलते हैं वो फाइबर वो निकल गया, अब ये फाइन आटा रह गया। अब ये खाया तो ये और कम पोषक होगा। इसको हमने और प्रोसेस कर दिया, सूजी बन गया, अब ये और कम पोषक हो गया। उसको हमने और प्रोसेस कर दिया, मैदा बना दिया, अब उसमें कुछ भी पोषण बाकी बचा नहीं, कुछ भी पोषक करने लायक। उसमें सिर्फ टेस्ट ही है और तो कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू गई। अब ये सेम व्हीट, गेहूं से सब चीजें बनी,